राजस्थान श्री हरिभाऊ बागले जी, आपको परम सौभाग्य मिला कि आपने दीनदयाल जी के साथ कुछ पल बिताए। आपका भाषण मार्मिक था और बहुत कुछ हमें दर्शाता है। इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल जी यहाँ के चांसलर भी हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, और इन्हीं के विभाग से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय, वाइस चांसलर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी, सीकर, राजस्थान। श्री अविनाश गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। श्री प्रेम सिंह बाजोर, चेयरमैन सोल्जर्स वेलफेयर बोर्ड। और यहाँ विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, दीनदयाल जी के संबंध में देश में दुनिया में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी पूर्व सांसद रहे हैं और आप एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। पूरे देश और दुनिया में दीनदयाल जी के बारे में, उनके सोच के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके संबंध में अनुसंधान करने के बारे में जो काम आपने किया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। मुझे काफी लाभ प्राप्त हुआ है और आपके कई कार्यक्रमों में मैं गया हूं। मैं मानकर चलता हूं कि ये विश्वविद्यालय जिससे दीनदयाल जी का नाम जुड़ा हुआ है, महेश जी को भी मार्गदर्शन करने का मौका निरंतर मिलेगा। आपकी कर्म भूमि तो वैसे पूरा राजस्थान है, पर जन्मभूमि चूरू पास में ही है। तो मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि महेश जी इसमें अपना योगदान खुल कर दें। मुझे वो दिन याद है और वो दिन था विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे और आपने जो कार्य किया, तो शोध किया, उसका विवेचन वहां हुआ था। मैं भी उपस्थित था। मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि यहाँ के अध्यापकगण और छात्र उसकी प्रतिलिपि मंगाकर उसका अध्ययन करें। बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। मुझे यहाँ आकर अति प्रसन्नता हुई है। जब निमंत्रण मिला तो स्वाभाविक रूप से मेरे सामने वो नहीं था जो मैं आज देख रहा हूं। मेरे सामने एक महापुरुष का नाम था और दिवस क्या था, ये था। मैंने तुरंत स्वीकार किया। पर जब से यहां आया हूं, हर पल मेरे लिए सदा यादगार रहेगा। सबसे पहले आते ही एक पेड़ मां के नाम, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, वो सोच करके, क्योंकि ये बात साफ है, हमारे पास धरती के अलावा रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और मां के नाम पेड़ लगाने से जो अनुभूति होती है वो एक विचित्र है। जिस भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं। मैं यहाँ के छात्रों और शिक्षकों से और कार्यरत लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि 60 एकड़ से ज्यादा का जो प्रांगण है, इसमें ये सब व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाकर उसका सर्जन भी करें और इसमें तकनीकी सहयोग भी संस्थाओं का ले लें
कि कौन सा पेड़ यहां ज्यादा ठीक रहेगा और किस तरीके से इसका विकास हो पाएगा। दूसरा जो पल मेरे सामने आया, कभी सोचा नहीं था कि मैं दीनदयाल जी की प्रतिमा का अनावरण करूंगा, ये नहीं सोचा था। दीनदयाल जी के बारे में उनका क्या सोच है, इसमें डॉक्टर महेश शर्मा जी मेरे अध्यापक रहे हैं, पर यह नहीं सोचा था कि मुझे यह गौरव प्राप्त होगा, और वो भी सीकर की भूमि पर और उनके अवतरण दिवस के ऊपर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, और मेरा स्पष्ट मानना है कि जो स्थान वहां किया है, ज्ञान स्तर, तो मुझे दो बातें याद आ गई। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे कि ज्ञान स्थल में दीनदयाल जी की मूर्ति का अनावरण उनके 108वें अवतरण दिवस पर मेरे हाथों से हो, और जो नई संसद भवन है उसमें जो पहले प्रतिमाएं लगी हुई थी महानुभावों की, उनको हमने एक जगह रखा और उसको नाम दिया प्रेरणा स्थल। उसका उद्घाटन भी मैंने किया। पर दो महानुभाव मेरे सामने हैं आज के दिन, दोनों का जन्मदिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी है और चौधरी देवीलाल जी का भी है। दोनों अपनी दृष्टि से तपस्वी थे, दोनों ने समाज को कुछ देने का ही हमेशा सोचा। चौधरी देवीलाल जी यहां से सांसद रहे हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जब प्रेरणा स्थल में उनकी मूर्ति के पास में गया तो मुझे अनुभूति हुई कि उन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में उतारा। वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और यह संयोग है कि मेरा भी असली जन्मदिन 25 सितंबर ही है। पंडित जी के बारे में अपने को बहुत सीखने की आवश्यकता है, और आज के दिन उनका दर्शन, उनका सोच कितना प्रासंगिक है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके दर्शन और विचार ऐसे रहे, और महेश जी की कृपा रही कि मेरे जीवन को प्रभावित किया है। जब एक गोष्ठी में मैं गया तो मेरे पास ऐसी योग्यता नहीं है कि उस स्थान पर मैं दीनदयाल जी के दर्शन चिंतन के बारे में कुछ कह पाऊं। पर एक प्रोफेसर साहिबा भी आई हुई थी। हमने देखा कि दीनदयाल जी के बारे में चर्चा बिना अध्ययन के, बिना गहराई के समझे संभव नहीं है। आपने एक वाक्य में सबका समापन कर दिया कि आपने एक छात्र की तरह बहुत अच्छा भाषण दिया है। आज के दिन यदि अगर आप देखेंगे तो दीनदयाल जी का अध्ययन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा वो कितने दूरदर्शी थे। समय बदल रहा है, तकनीकी आ गई है, सोच बदल गया है, पर वो दूरदर्शी थे, विचारक, दार्शनिक और समाज हितकारी थे। क्यों? उनका केंद्र, उनका फोकस व्यक्ति विकास पर था। व्यक्ति को बल मिले, व्यक्ति समाज का एक ऐसा अंग बने कि वो सकारात्मक रूप से अपना सहयोग दे पाए समाज को। और ये सोच आज भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। आज के दिन यदि अगर आप देखोगे कि भारत की जो विकास यात्रा है, जिसको हम कह सकते हैं हर घर शौचालय, हर घर नल,
हर घर बिजली, आदमी को मकान मिले पक्का, उसके हाथ को काम मिले, उसको शिक्षा मिले, उसको वो सब सुविधाएं प्राप्त हों जो हर किसी को प्राप्त हैं। इसी को तो कहते हैं अंत्योदय। आखिरी आदमी की चिंता करने का अर्थ है कि हम सृष्टि की चिंता कर रहे हैं, हम पूरी पृथ्वी की चिंता कर रहे हैं। यह सोच बड़ा मुश्किल से आता है, क्योंकि जब भी आदमी को अवसर मिलता है खुद की सोचता है, खुद के नजदीकी लोगों की सोचता है, कुछ हद तक समाज की भी सोच लेता है। आज हमारे जो पृथ्वी है और जिस बुरी दशा में आज के दिन हम आज हैं, नहीं होते यदि अगर दीनदयाल जी के सोच, उनके दर्शन को हम समझते। गांधी जी ने बहुत सही कहा था, द अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मौका आता है हम हमारी आर्थिक ताकत को दिखा देते हैं। वी आर टू क्विक टू फ्लेक्स आवर फिस्कल मसल। कितना पेट्रोल उपयोग करूंगा, कितनी बिजली उपयोग करूंगा, क्या ये आपकी पॉकेट तय करेगी? आपकी धन की जो ताकत है वो आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप इनका उपयोग चाहे जैसे करो। वी हैव टू डेवलप अ कल्चर of optimal utilization of natural resources। ये हमारे सोच में होना चाहिए। मैं आपके समक्ष आज, क्योंकि दीनदयाल जी के बारे में तो महामहिम बोल चुके हैं और आपको मौका मिलेगा महेश जी से भी कभी सुनने का, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक दीनदयाल जी का अध्ययन कीजिए, उनके आदर्शों को समझिए, उनके सोच को समझिए, उनके दर्शन को समझिए और कोशिश कीजिए कि आप इसकी अनुपालना कर पाएं। दूसरा, राष्ट्रहित और देश सेवा को निजी और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर रखें। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हम राष्ट्रहित को हमारे निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ से कम आंकें। जो ऐसा करते हैं वो गलतफहमी में है, उनकी सराहना कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे देश में या चाहे बाहर। कोई भी हमारे राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाता है वो हमारा हितैषी नहीं है। देश की आजादी को हमें समझना पड़ेगा। इस आजादी को बड़ी मुश्किल से मिली है और इसीलिए मैं कहूंगा खास तौर से नवयुवकों को, आपातकाल का कालाखंड कभी मत भूलिए और इसी को दृष्टिगत रखते हुए संविधान दिवस मनाया जाता है अब 26 नवंबर को। उसकी गरिमा समझिए, उसकी अहमियत समझिए कि इमरजेंसी के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ, देश कहां से कहां चला गया, कितने अंधकार में चला गया, कैसे लोग जेलों में चले गए। आजादी को 18 साल नहीं हुए थे और एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने पद को बचाने के लिए लाखों लोगों के अधिकारों को एक तरीके से कूड़ेदान में पटक दिया। देश की कोई संस्था आगे नहीं आई बचाने के लिए, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि नवयुवकों को अंदाजा नहीं है उस समय क्या हुआ था। और इसी तरीके से एक और दिवस की चर्चा की गई है, तो इसी साल की गई है, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। सोचना पड़ेगा कि भारत जैसे प्रजातंत्र में हजारों साल की संस्कृति, विरासत का धनी भारत कैसे एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया कि कोई भी रक्षा के लिए नहीं आया। ये आपको देखना पड़ेगा, ये मेरा विशेष अनुरोध है। मैं छात्रों से कहना चाहूंगा खास तौर से, नेवर फियर फेलियर, नेवर फियर फियर। फेलियर इज नेचुरल टू एनी वर्क। यदि अगर चंद्रयान 2 पूरा सफल होता तो चंद्रयान 3 की आवश्यकता नहीं थी, पर चूंकि चंद्रयान 2 बहुत हद तक सफल हुआ
कुछ लोगों ने उसको फेलियर कहा। फेलियर नहीं था। कोई भी फेलियर आंशिक सफलता है, कोई भी फेलियर सफलता की सीढ़ी है। एंड देयरफॉर नेवर फियर फेलियर। आप चारों तरफ देखेंगे तो एक होड़ लगी हुई है। कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, लगता है सरकारी नौकरी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आई अपील टू यंग माइंड्स, आई एम फुली अवेयर योर अपॉर्चुनिटी बास्केट इज इंक्रीजिंग। आपका अपॉर्चुनिटी बास्केट बहुत बड़ा है। यदि अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है आज के दिन कि भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, तो सरकारी नौकरी की वजह से नहीं कह रहा है अपॉर्चुनिटीज। आप खुले दिमाग से देखिए, आपको अपनी प्रतिभा चमकाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि नवयुवकों के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहले, कानून के सामने सब कोई एक नहीं था। वी हैड अ प्रिविलेज पेडिग्री। कुछ लोग कानून से ऊपर थे, कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, ऐसी धारणा बन गई थी। कानून क्या करेगा उनका, वो धारणा धराशायी हो गई है। यह नवयुवकों के लिए बहुत बड़ा फायदे की बात है। दूसरा, पहले क्या स्थिति थी, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता था, बिचौलिया बीच में आता था। नाउ पावर कॉरिडोर्स आर फुली सैनिटाइज्ड, बिचौलिए गायब हो गए हैं। इसमें तकनीकी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आज के दिन जिस भारत को हम देख रहे हैं, जिस भारत के प्रति दुनिया नतमस्तक है, जो भारत विकसित भारत की ओर तीव्र गति से अग्रसर है, चारों तरफ हम देखते हैं जल थल आकाश और अंतरिक्ष, हमारी प्रगति अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है, सोच के परे है। मैंने वो देखा है जमाना जब मुझे खुद को डर लगता था। 89 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर से छोटी थी। आज आने वाले 2 साल में हम जापान और जर्मनी से आगे जाकर दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। ऐसा हमारा देश है। मतलब अब यह देश रुकने वाला नहीं है। पर कुछ लोग बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। आप चुप मत रहिए। राष्ट्रवाद को ध्यान रखते हुए हर हालत में इस बात का ध्यान दीजिए कि हम राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई है। मैं वाइस चांसलर साहब से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थीगण मेरे निमंत्रण पर दिल्ली आए, मेरे मेहमान बने और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखें और समूह में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके नीचे बहुत कॉलेजेस हैं। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सकें। मैं दिल्ली में रहा तो उनसे अवश्य मिलूंगा। मुझे आकर यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है और अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके वाइस चांसलर से। यह प्रांगण बहुत बड़ा है। इस प्रांगण के अंदर इतना बदलाव आ जाना चाहिए 2-4 साल के अंदर कि लोग देखें कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रांगण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।